हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बितान में पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जी का पूरा नाम शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकाली। जन्म 8 अप्रैल 1924। जन्मभूमि धारवाड़ कर्नाटक। मृत्यु 12 जनवरी 1992। मृत्यु स्थान देवास मध्य प्रदेश। संतान मुकुल पुत्र हैं और कलापिनी पुत्री। कर्मभूमि भारत। कर्म क्षेत्र शास्त्रीय गायन। उनकी मुख्य रचनाएं हैं उड़ जाएगा हंस अकेला, बोर चेता, झीनी झीनी चदरिया, सुनता है गुरु ज्ञानी आदि। इनका विषय है शास्त्रीय संगीत और पुरस्कार उपाधि इनको मिली पद्म विभूषण। और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। लोक संगीत को शास्त्रीय से भी ऊपर ले जाने वाले कुमार जी ने कबीर को जैसा गाया वैसा कोई नहीं गा सकेगा। आइए हम इस पाठ का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक कुमार गंधर्व ने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के अद्भुत गायकी पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लता मंगेशकर के गायन की विशेषताओं को उजागर किया है। उनके अनुसार चित्रपट संगीत में लता जैसी अन्य गायिका नहीं हुई। उनसे पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था, लेकिन लता मंगेशकर उनसे भी आगे निकल गईं। उन्होंने चित्रपट संगीत अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। चित्रपट संगीत के कारण लोगों को स्वर के सुरीलेपन की समझ हो रही है। लता मंगेशकर का सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक सामान्य श्रोता शास्त्रीय गान और लता के गान में से लता का गान ही पसंद करते हैं। इसका कारण है लता के गानों में गानपन का होना। गानपन का आशय है गाने की वह मिठास जिसे सुनकर श्रोता मस्त हो जाए। लेखक के अनुसार उनके स्वर में निर्मलता उनके गानों की विशेषता है। जहाँ प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के गानों में एक मादक उतान दिखता था, वहीं लता मंगेशकर के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। उनके गानों की एक और विशेषता यह है कि उसका नादमय उच्चार उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। लेखक के अनुसार लता मंगेशकर ने करुण रस के गाने इतनी अच्छी तरह नहीं गाए हैं। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। लता का ऊंचे स्वर में गाना भी लेखक को उनके गायन की कमी लगती है। इसका दोष वह संगीत दिग्दर्शक को देते हैं जिन्होंने उनसे ऊंचा पट्टी के गाने गंवाए हैं। ये देखिए प्राचीन वाद्य यंत्र है ये सब। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और यह लता मंगेशकर के पास निसंशय है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती है। शास्त्रीय संगीत की विशेषता उसकी गंभीरता है तथा चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत की विशेषता उसकी सुलभता और लोचता है। लता मंगेशकर का एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है।
उनके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है। चाहे वह चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, अंत में उसी का अधिक महत्व है, जिसमें रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य अधिक है। गाने की सारी ताकत उसकी रंजकता का मुख्यतः अवलंबित रहती है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। खानदानी गवैयों का दावा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, लेकिन लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों को संगीत की अधिक समझ हो गई है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय गायकों ने संगीत के क्षेत्र में अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत के कारण यह संभव हो पाया है। इसमें नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। बड़े बड़े संगीतकार लोकगीत, पहाड़ी गीत तथा खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीतों का भी अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है और इस संगीत की अनाभिषिक्त साम्राज्ञी लता मंगेशकर हैं। अब आइए हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। मालिकाएं स्वरों के क्रमबद्ध समूह, ध्वन मुद्रिका, स्वरलिपि, शास्त्रीय गायकी जिसमें गायन को निर्धारित नियमों के अंदर गाया बजाया जाता है, मालकोस, भैरवी थाट का राग, त्रिताल यह 16 मात्राओं का ताल है, द्रुत लय, तेज लय, ऊंची पट्टी, ऊंचे स्वरों का प्रयोग, जल दलय, द्रुत लय, लोच स्वरों का बारीक मनोरंजन प्रयोग, तेल चित्र जिस चित्र में तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है, पर्जन्य बादल, अभिषेक बेताज। अब आइए हम लोग प्रश्नोत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपके विचार से इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। उत्तर देखिए, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। यहाँ गानपन का अर्थ गाने का वह अंदाज है जो एक आदमी को भी भाव विभोर कर दे। जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, उसी प्रकार संगीत की विशेषता उसका गानपन होता है। लता मंगेशकर के गानों में भी गानपन मौजूद रहता है। इसे प्राप्त करने के लिए गायन में निर्मलता होना तथा गाने का नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर देखिए, लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है। गानपन, गानपन का अर्थ है गाने का वह अंदाज जो एक आदमी को भी भाव विभोर कर दे। लता मंगेशकर के गानों को सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते हैं। स्वरों की निर्मलता, लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता, उनके स्वरों में कोमलता है। नादमय उच्चार, लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। अगला प्रश्न देखिए, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं।
इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर देखिए। लेखक का यह कहना कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं, में से मैं सहमत नहीं हूँ। लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, इतनी भावुकता तथा करुणा भरे स्वरों में गाया है कि उसे सुनकर अभी भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके द्वारा गाए गए अनेक गीत करुण रस से भरे हुए हैं और वे लोकप्रिय भी हैं। इस प्रकार यह कहना उचित नहीं होगा कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए। संगीत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। इसमें बहुत से राग, स्वर, ताल और धुन ऐसी है जिनमें बहुत से सुधार होने बाकी हैं। वर्तमान फिल्मी संगीतों में प्रतिदिन नई धुनों तथा नए स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोकगीत, पाश्चात्य संगीत तथा प्रांतीय गीतों को भी स्थान दिया जा रहा है। आजकल लोकगीतों का पाश्चात्य गीतों के साथ अच्छा तालमेल देखा जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान फिल्मी संगीत में बड़े जोश के साथ नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। उत्तर देखिए। कुमार गंधर्व इस बात से सहमत नहीं है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत में कई सुधार लाए हैं। इसके कारण ही लोगों को संगीत के सुरीलेपन की समझ हो रही है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। मेरे विचार से वर्तमान फिल्मी दुनिया में चित्रपट संगीत शोर से भरा और तनाव पैदा करने वाला बन गया है। जहाँ पुराने संगीतों में सुरीलापन होता था, वहीं आजकल के नए गानों में बेतुकी, अश्लील तथा अजीब सी तुकबंदी होती है। कई ऐसे भी गाने बन रहे हैं जो आज की व्यस्त जिंदगी में मन को सुकून पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है और स्वयं आप क्या सोचते हैं? इसका उत्तर देखिए। कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार रंजकता होना चाहिए। शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व निर्भर करता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस होगा। इस प्रकार मैं भी लेखक की इस बात से सहमत हूँ कि एक अच्छे संगीत में कोमलता, मधुरता तथा गानपन होना अत्यंत आवश्यक है। अब ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।